नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ये एक अहम कदम। नगर निकायों के चुनावों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की बैठक। कांग्रेस ने गठित की नई कमेटी। प्रत्याशियों के चयन और प्रचार की संभालेगी बागडोर। स्कूल फीस के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य सरकार को दिए कमेटी गठन करने के आदेश। और कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने की प्रेस वार्ता। कृषि कानूनों को किसानों के लिए बताया गलत। इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इस साल के छठे और अंतिम पुरस्कार विजेताओं का ऐलान किया। मिलग्रो और विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। मिलग्रो और विल्सन दोनों अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। इन्होंने अध्ययन किया कि नीलामी कैसे काम करती है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोजों से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचा है। भारत और चीन में जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की दिशा में यह काफी अहम कदम है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बीआरओ द्वारा निर्मित इन 44 पुलों में से 10 जम्मू कश्मीर, 7 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में हैं। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग के लिए नेचीपू सुरंग की भी आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, आप हमारे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन। ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं। इन देशों के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरंदेश नेतृत्व के अंतर्गत भारत इन संकटों का न केवल मजबूती से सामना कर रहा है बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को हुए दलित युवती के साथ कथित बलात्कार मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इस बीच पीड़ित महिलाओं की सच्चाई और उनकी आवाज को सुनने के बजाय उन्हीं को बदनाम कराना, उन्हीं पर आरोप लगाना सबसे शर्मनाक और बुज़दिल हरकत है। प्रियंका ने लिखा कि लेकिन देश की महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। एक बहन को दोषी ठहराया तो लाखों बहनें अपनी आवाज बुलंद करेंगी और उनके साथ खड़ी होंगी। हम अपना जिम्मा खुद ले रहे हैं। अब महिलाओं को ही महिला सुरक्षा का जिम्मा उठाना होगा। #स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी। बता दें कि हाथरस कांड को लेकर प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस लगातार यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। हाथरस कांड में बीते दिनों में कई खुलासे में जिसमें पीड़ित परिवार पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब के किसानों ने कृषि कानून 2020 के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन सभी को समर्थन देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की रैली को संबोधित करते हुए केंद्र से लेकर पंजाब सरकार तक निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून 2020 को वापस लेने और एमएसपी कानून लाने की बात कही। ये जो कृषि कानून केंद्र सरकार लाई है, ये किसानों के पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। केंद्र सरकार इन किसान कानूनों को वापस ले और एमएसपी कानून लाए। अगर सरकार एमएसपी कानून लाएगी तो इससे पूरे देश के किसानों की खेती फलेगी फूलेगी और किसान समृद्ध होंगे। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। परमहंस दास का कहना है कि भारत में हिंदुओं की संख्या किसी अन्य धर्म के लोगों से ज्यादा है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। अनशन पर बैठे महंत परमहंस दास ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक और धारा 370 को समाप्त कर यह साबित कर दिया है कि देश हित से वे कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्हें भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो सर्वाधिक आबादी के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन भारत आज भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया है। इसलिए मेरी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत वापस लाकर उन्हें यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बलों ने चौथा सफल ऑपरेशन किया।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया गया है। वह बडगाम, पुलवामा और नौगांव में हुए हमलों में शामिल था। सुरक्षा बलों ने सैफुल्लाह समेत 2 आतंकियों को सुबह से ही घेर कर रखा था और ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने पहले ही बताया था कि एक पाकिस्तानी और एक अस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। पाकिस्तानी आतंकी की पहचान सैफुल्लाह के रूप में की गई थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके लिए मौत बिछा रखी है। नक्सलियों के लगाए बमों की चपेट में आ जाने से कई जवान शहीद हुए हैं या फिर घायल हुए हैं। इन बमों की चपेट में आ जाने से ग्रामीणों की मौत हुई है या फिर घायल भी हुए हैं। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई प्रकार के बम लगा रखे हैं और समय समय पर जवानों के द्वारा नक्सलियों के लगाए बमों को निकालकर निष्क्रिय किया जाता रहा है। लेकिन कई बार नक्सली ऐसे बम लगाते हैं जो कि पता नहीं चल पाते और इसी की चपेट में आ जाने से जवान घायल हो जाते हैं या फिर ग्रामीण भी घायल हो रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले के कटेक कल्याण में ग्रामीण दंपति अपनी बच्चे से मिलने दूसरे गांव जा रहे थे, तभी नक्सलियों के लगाए बम की चपेट में आ जाने से महिला और उसका पति घायल हो गया था। दक्षिण बस्तर में डीआरजी की महिला जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बस्तर क्षेत्र में माओवादी द्वारा सुरक्षा बल को हमला करने की नियत से हर जगह में आईडी प्लान करके रखते हैं। इसमें 3 प्रकार का आईडी होते हैं, रिमोट कंट्रोल आईडी, प्रेशर आईडी और कमांड कंट्रोल आईडी है। इस आईडी के माध्यम से अब तक अनेक सुरक्षा बल साथियों का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ निर्दोष आदिवासी ग्रामीण है वो भी आईडी की चपेट में आकर घायल हुआ, कई बार उनका डेथ हुआ। हाल फिलहाल में दंतेवाड़ा जिला के टेला में एक प्रेशर आईडी की चपेट में आकर एक बुजुर्ग दंपति घायल हो गए थे। उसमें जो महिला कोशिका आंख की रोशनी चले गए थे। वर्तमान में दंतेवाड़ा में उनकी इलाज जारी है। उसके देखने के लिए कल पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के साथ हम लोग गए थे। उनके ट्रीटमेंट अभी जारी है। उसके और बेहतर इलाज के लिए हम आवश्यकता पड़ने से हैदराबाद भेजेगा। प्रदेश के 6 नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन का काम देखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में बैठक हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी। डोटासरा ने कहा कि एआईसीसी के निर्देश पर राजस्थान में नगर निगम चुनावों को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस कमेटी ने गूगल ऐप के माध्यम से भी प्रत्याशियों के नाम ऑनलाइन मंगवाए हैं। जो कार्यकर्ता अपना नाम भेजना चाहे भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी निगम चुनावों के लिए तैयार है और जिस तरीके से ग्राम पंचायतों के चुनाव में कांग्रेसी विचारधारा के प्रत्याशियों की जीत हुई है, उसी तरीके से जयपुर, जोधपुर, कोटा निकायों में कांग्रेस पार्टी को ही जीत मिलेगी। दरअसल आज जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के निगम चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, विधायक गंगा देवी, अमीन कागजी, कांग्रेसी सांसद के प्रत्याशी रही ज्योति खंडेलवाल, विधायक प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज मौजूद रहे। स्कूल फीस के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती एवं न्यायाधिपति सतीश शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों द्वारा 2016 स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट की पालना नहीं की जा रही है और राज्य सरकार से प्रश्न किया कि सरकार ने अब तक स्कूल फीस एक्ट की पालना क्यों नहीं करवाई। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस का 70% वसूलने के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ लंबित याचिका पर अपना विस्तृत फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी स्कूल फीस नियामक कानून के अंतर्गत होना चाहिए। निजी स्कूलों ने फीस पर दबाव बनाया तो सरकार ने अभिभावकों को फीस स्थगित करते हुए राहत दी, जिसके विरोध में निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि संक्रमण काल में फीस तय करने के लिए अभिभावक, कमेटी और स्कूल प्रशासन आपस में फीस निर्धारित करें। वहीं राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि फीस नियामक कानून और नियम के तहत कमेटी और स्कूल प्रशासन मिलकर आपसे सहमति से फीस तय करेंगे और प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी फीस नियामक कानून के अधीन मान लिया गया है। आज खंडपीठ के समक्ष सुनवाई रखी गई थी और खंडपीठ के समक्ष 11 नंबर पर आज सुनवाई संस्थित थी, जिसमें माननीय न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज ये था कि 2016 फीस एक्ट जो है राजस्थान में जो एप्लीकेबल है उसकी कंप्लाइंस जो है स्कूलों द्वारा नहीं की जा रही है। कोर्ट का ये प्राइमा फेसाई व्यू था कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए और राज्य सरकार को ये डायरेक्शन दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकार जो है कमेटी का गठन करे और जहाँ जहाँ जिन जिन स्कूलों में स्कूल फीस कमेटी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनी हुई है वो अपना पक्ष वहाँ पे रखे और जहाँ पे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन नहीं है वहाँ पे जो जितने भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, जैसे पक्षकार हैं जिसमें पेरेंट्स भी हैं, वो अपना पक्ष जो है उस कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।
और इंटरिम ऑर्डर के संबंध में माननीय खंडपीठ द्वारा ये कहा गया है कि वो जो है पेरेंट्स का जिन्होंने भी अपीलें फाइल की हैं, जिन अभिभावकों के द्वारा अपीलें फाइल की गई है अभिभावकों के इंटरेस्ट में, उनके इंटरेस्ट को कोर्ट जो है वो सेफ रखेगी और ऑर्डर को रिजर्व किया है। स्कूल फीस मुद्दे पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश श्री इंद्रजीत महंती जी की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई। कोर्ट में कहा गया कि स्कूल द्वारा जो 2016 में स्कूल फीस एक्ट रेगुलेशन एक्ट की जो लगाया गया था उसकी पालना अब तक क्यों नहीं की गई है। ये राज्य सरकार के ऊपर माननीय कोर्ट ने सवाल किया है और सरकार से कहा है कि ये जो एक्ट लगाया गया उसकी पालना करवाई जाए। साथ ही राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित करने का भी आदेश राज्य सरकार को दिए हैं, जिसमें जो अभिभावकों से कहा है कि इस जो कमेटी बनाई जाएगी सभी अभिभावक स्कूल फीस को लेकर उस कमेटी के अंदर अपनी सुनवाई के मतलब अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं। साथ ही 6 महीने से जो अभिभावक सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, स्कूलों से मांग कर रहे हैं कि भाई हम जब स्कूल खुले ही नहीं है तो हम फीस कहाँ से जमा कराएं, उसको रोकने के लिए, उसको समझने के लिए राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल किया गया कि राज्य सरकार ने अब तक इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों को लेकर प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में कृषि कानूनों को किसानों के लिए गलत बताया। केंद्र सरकार को बेनीवाल ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों पर कुठाराघात करने वाले 3 कानूनों का जल्द रिव्यू कर लें। उन्होंने कहा कि बिलों में संशोधन की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से वे चर्चा करेंगे। ये तीनों बिल किसानों का भला नहीं करने वाले हैं। इन बिलों को लेकर बेनीवाल ने कहा कि अगर पार्टी जबरन इन बिलों को लागू करती है तो आरएलपी पार्टी केंद्र सरकार का विरोध करेगी। राजस्थान सरकार में मंत्री भजनलाल जाटव का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमुनालाल मीना दिवली ने बताया कि वैर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री भजनलाल जाटव का 52वां जन्मदिन है और सभी कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के मौके पर उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। सामाजिक संस्था धरती पुकार संरक्षण समिति के तत्वाधान में आज अनाथ गौशाला में गायों के लिए सवामणि समारोह किया गया, जिसमें गायों के लिए 3 क्विंटल जौ का दलिया व शक्कर घी का प्रबंध किया गया। इस मौके पर गोरक्षक कृष्ण यादव ने कहा कि गौ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि गौ माता सेवा करने से जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। उन्होंने कहा गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे धरती पुकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष विकास यादव ने कहा कि आगे हम भी संस्था के द्वारा गोरक्षा के लिए सवामणि करते रहेंगे और कहा मानव जीवन में गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हर समय गौ माता की सेवा होना भी जरूरी है। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक यादव, विक्रम डागर, ताराचंद्र बाडीगर, सुनील यादव, राहुल कुनेर, कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। यह लगातार 8वां कारोबारी सत्र है जब सेंसेक्स निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.21% की बढ़त के साथ 84.31 अंक ऊपर 40,593 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.14% की बढ़त के साथ 11,930 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज इन्फोसिस, आईटीसी, यूपीएल, सिप्ला और एशियन पेंट्स के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, गेल, एचडीएफसी लाइफ और टाटा मोटर्स के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।